नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सवाल तो बनता में है, आज सवाल हम उठाएंगे कि अगले साल होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, या कहें कि इसी साल सभी पार्टी में टिकट को लेकर दावेदारों के बीच होड़ शुरू हो गई है। चुनाव में वक्त कम बचा है, इसके चलते सीटों पर नेता दावेदारी ठोक रहे हैं। पहले एक बार फिर सभी दलों के खेमे में सेंधमारी शुरू हो चुकी है। सभी दलों के नेता अन्य पार्टियों के से संपर्क साध रहे। बीते दिनों जहां समाजवादी पार्टी ने कई नेताओं ने सदस्यता ली, तो वहीं अंदर खाने कई नेता टिकट के लिए अभी भी जद्दोजहद में ही लगे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चली है कि ऐसे कई नेता सभी पार्टियों से हैं जो पार्टी से असंतुष्ट हैं और टिकट की चाह में वो पाला बदल सकते हैं। जैसा इसके पहले भी हमने तमाम चुनावी सालों में अलग अलग राज्यों में देश में देखा है कि उस वक्त में जिसको जहां मौका मिलता है, जिसका दांव जहां पर दांव सही बैठता है, वो वहां का रुख जरूर करता है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। सभी दलों में इस वक्त टिकट बंटवारे को लेकर ही मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन टिकट को लेकर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में क्या चर्चा है और 2022 को लेकर सियासी समीकरण किसके कैसे बन रहे हैं, दो मुख्य जो विपक्षी दल हैं उनको किस तरीके से देखा जा रहा है, इन पार्टियों के जरिए आप भी समझिए। मिशन 2022 की फतेह के लिए सारे राजनीतिक दलों ने कमर कसरी है। उन सभी की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से वो सत्ता पर काबिज हो जाए। हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, जो एक दशक का हो गया है वक्त, जो सत्ता से दूर है। माना यह जा रहा है कि वो अपने काफी टिकटों को तय कर चुके हैं और कैंडिडेट्स को बता भी दिया है कि उनको चुनाव कैसे लड़ना है, लेकिन ऑफिशियली उसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो वही बात करें कांग्रेस पार्टी की, जिनको सत्ता से दूर हुए तकरीबन 3 दशक का वक्त हो गया है, वो 40% टिकट जो है महिलाओं को देगी। प्रियंका गांधी कह चुकी हैं कि 100 टिकट तय किए जा चुके हैं, जिसमें 40 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं और साथ ही जाति समीकरण पर भी खासा ध्यान है प्रियंका गांधी का। तो वही बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनका फोकस सोशल इंजीनियरिंग पर है और उनका ये मानना है कि जो लॉयल वोट बैंक है, यानी कि दलित वोट बैंक, उस पर खासा निगाह है और साथ ही मुस्लिम वोट बैंक पर भी निगाह है। यानी कि जो टिकटों का अनाउंसमेंट हो रहा है वो हो रहा है दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन साथ ही सोशल इंजीनियरिंग पर भी मायावती का खासा ध्यान है। अब देखना यह है कि किसका कैंडिडेट विनेबल होता है और कौन कैंडिडेट ये शतरंज की चाल हारता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोनों दल जो कि 1 दशक और 3 दशक से सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स तय करने शुरू कर दिए गए हैं और अब उन कैंडिडेट्स को बता भी दिया गया है जिनको चुनाव लड़ना है और वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। अब बातें किसके हाथ में आएगी, ये तो 2022 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज। तो बसपा और कांग्रेस का तो आपने समझा कि किस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर वहां मंथन चल रहा है, लेकिन सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल टिकट बंटवारे को लेकर ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक एक सीट पर कई दावेदार हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर किस तरीके की इस वक्त चर्चा है। विधानसभा का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में सारे राजनीतिक दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक एक विधानसभा की सीट पे लगभग 5 से 10 लोग दावेदार है। देखने वाली बात है कि पार्टी किसको टिकट देती है, लेकिन एक तो बात तय है कि जब टिकट की घोषणा होगी तो जिस तरह हर एक दल पार्टी में एक आक्रोश रहता है, उसमें आक्रोश मचा रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे मैनेज करती है, ये 2022 का परिणाम बताएगा। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज। वही टिकट बंटवारे पर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। जी, बंसीलाल निर्मल। किस विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं? बाबागंज विधानसभा। सुरक्षित। कितने लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं जी। अगर पार्टी टिकट किसी एक को देती है तो आप लोगों का क्या निर्णय होगा? जिसको भी टिकट देगी पार्टी, सारे कार्यकर्ता उसके साथ जुड़कर विधानसभा जीतने की पूरा कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और जीतेंगे। सुधीर सोनकर, मऊ जनपद का जिला का मंत्री हूँ। वर्तमान में मैं मोहम्मदाबाद सुरक्षित सीट से टिकट मांग रहा हूँ और पूरी दमदारी से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। अभी वर्तमान में वहाँ किस पार्टी के विधायक? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री राम सोनकर जी वर्तमान में वहाँ विधायक हैं। कितने लोग दावेदार हैं? दावेदार तो वहाँ 10-12 हैं, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिसको देखेगी और उस दमदारी में मुझको लगता है कि मैं अपने आप में बहुत मजबूत हूँ।
जी हाँ, तो सुना आपने, युवा नेता हैं, बीजेपी से ही टिकट की चाह है। उनका कहना है, उनका मानना है कि उनको लगता है कि उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है और ऐसे ही कई दावेदार एक एक सीट पर है। बीजेपी के लिए खासतौर पर यह मुश्किल है। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ जैसे आगे बढ़ रही, तो बीजेपी अपने तमाम सहयोगी दलों को समेटते हुए और अपनी पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं की मंशा को पूरी करते हुए टिकट बंटवारे को लेकर इस वक्त नाम फाइनल करने की तैयारी में है, उस पर मंथन चल रहा। मौजूदा दौर में हर एक पार्टी में कुछ इसी तरीके से सुगबुगाहट है। बहुत सारे नेता पिछले कई दिनों में, अगर हम देखें, कुछ हफ्तों में देखें, तो इधर से उधर पाला बदल चुके हैं। बीजेपी से सपा में या सपा से बीजेपी में, कुछ अन्य दलों के नेता भी सपा में बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन अब यहां पर टिकट बंटवारा सबसे बड़ी समस्या है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। अजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका। कपीश श्रीवास्तव भाई हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सपा के, बहुत स्वागत है कपीश जी आपका। अभिमन्यु त्यागी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी आपका। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है डॉक्टर कौशल आपका भी। सबसे पहले दिलीप यशवर्धन साहब, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ताओं के पास हम जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे यहां कुछ खास दिक्कत नहीं है, उनके यहां बहुत ज्यादा इस वक्त दिक्कत है। लेकिन मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा टिकट को लेकर कहां पर मंथन चल रहा है और कहां पर पेंच फंसा हुआ है, किस पार्टी में? दिलीप जी, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें जरा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब आई? जी जी बिल्कुल, आ गई, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी जानकारी कहती है, उस जानकारी के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर टिकट को लेकर खींचतान है तो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। और ये इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई अन्य कारण है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है और सत्ता में रहने के बाद जब वो दोबारा चुनाव लड़ती है तो उसमें टिकट को लेकर की खींचतान सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो सत्ता में पार्टी है वो दोबारा आने के चांस रखती है, इसलिए हमको टिकट मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पीछे काम अच्छा नहीं किया होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी और तरीके से पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी उनको ऑबलाइज करना चाहती है, पार्टी के जो आला कमान लोग होते हैं उनके उससे संबंध बन जाते हैं। क्योंकि जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो लोगों का उस पर ट्रस्ट कम होता है। बिल्कुल, पता बिल्कुल। नहीं जीतेगी कि नहीं जीतेगी, लेकिन जीती हुई पार्टी पे हर आदमी दांव लगाना चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर टिकट को लेकर के खींचतान किसी में है तो वो समाजवादी। अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद जीत की दावेदारी कोई कर सकता है, बिल्कुल, पब्लिक को जिस पर उम्मीद है, वो समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारी सीटों को लेकर के, विशेषता जो शहर की सीटें हैं, उन शहर की सीटों पर हर समीकरण देखे जा रहे हैं। चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, वो हर समीकरण देखा जा रहा है कि ये कैंडिडेट उस समीकरण में फिट बैठ रहा है कि नहीं फिट बैठ रहा है। बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं जिसका हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और बहुत सारे समीकरण ऐसे होते हैं जिनकी ऑफिशियल रूप से चर्चा नहीं करी जा सकती। लेकिन कैंडिडेट के लिए जरूरी है कि वो दोनों समीकरण में फिट बैठे। तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय जैसे ये कहा भी जा रहा है कि लगभग जो 100 विधायक हैं एग्जिस्टिंग, उनके टिकट कटने हैं। जाहिर सी बात है वो अपने टिकट को बचाने के लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक रोज आवागमन चल रहा है। आज की मतलब आजकल की लेटेस्ट न्यूज है कि हर व्यक्ति दिल्ली दरबार में जाकर के मत्था टेक रहा है कि हमारा टिकट बचा रहे, उनको ना मिले। या अभी एक जैसे सुगबुगाहट ये भी चल रही थी कि जो समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, जो कुछ अच्छे नेता हैं, जो मंत्री भी रहे हैं उस सरकार में, वो टूट करके भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी नहीं, और ये बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो यशवर्धन जी ये सारी चीजें चलती हैं। कुछ नाराज होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ का दिल टूटता है, फिर उनको मनाया जाता है कि भाई अभी नहीं तो आगे मौका देंगे। ये प्रक्रिया चलती है। बिल्कुल सही आपका आकलन है कि बीजेपी के लिए, या फिर कहें कि उस पार्टी के लिए जो कि सत्ता में होती है, उसके लिए चुनौती थोड़ी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। कौशल भाई, सवाल इस बात का है कि चुनौती आपके लिए है, और सबसे बड़ी बात है कि दावेदार बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी एक युवा की मैं प्रतिक्रिया सुन रहा था, उनको पता है कि वहां पर सिटिंग एमएलए जो है वो बीजेपी से हैं, वो खुद उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 10-10, 12-12 एक जगह पर उम्मीदवार हैं। अभी शीर्ष नेतृत्व शायद उनको जानता भी ना हो, लेकिन वो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। चुनौती आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा है। तो बिल्कुल सही बात है कि चुनौती हमारे लिए बहुत ज्यादा, और जैसा यशवर्धन जी ने बताया कि चूंकि हम पहले सत्ता में हैं तो सारा आदमी उसको पाना चाहता है और आना चाहता है। तो इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमारी एक ऐसी पार्टी है
जिसके प्रधानमंत्री एक नॉर्मल कार्यकर्ता से आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनके व्यवसाय के बारे में, उनके बचपन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। तो एक ऐसी पार्टी जिसमें कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है और कोई भी कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता होम मिनिस्टर बन सकता है, डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है, तो ऐसी पार्टी में हर आदमी इलेक्शन लड़ करके ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये कोई वो पार्टी तो है नहीं कि जहां पे सिर्फ एक परिवार के लोगों को ही सबसे पहले टिकट मिलेगा, उसके बाद अगर टिकट कुछ बचे ज्यादा होंगे तो बाकी लोगों को दिया जाएगा, फिर उनका नंबर आएगा कि कौन कितना बड़ा बाहुबली है उसको नंबर दिया जाएगा। तो ये जो है ये परिपाटी कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे, आपने देखा वो, आपने जो पहली बाइट सुनाई थी एक हमारे कार्यकर्ता की, जो ये कह रहे थे कि वो लड़ना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा, आपका सवाल था कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो उनका जवाब ये था कि अगर टिकट नहीं मिला तो जिसके लिए भी टिकट मिलेगा पूरी पार्टी की जो यूनिट होगी उस आदमी के साथ खड़ी रहेगी और उसको जिताने का काम करेगी। और हमारे लिए अध्यक्ष जी का सीधा सा कहना है कि संगठन ही सेवा है, तो हमारे लिए संगठन ही सेवा है। संगठन जो भी डिसाइड करेगा हर कार्यकर्ता उसको फॉलो करेगा। अब एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं जो हमेशा से होते रहे हैं, ह्यूमन नेचर है, जो कुछ लोग अपना मतलब शॉर्ट टर्म गेन देखना चाहते हैं, जो अधीर ज्यादा हो जाते हैं, या ये कहें कि जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कम होता है, जिनको बहुत जल्दी होती है, वो लोग कुछ गलती करते हैं और वो बाद में पछताते भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो टिकट का बंटवारा होता है उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जो भी टिकट मांग कर रहा है वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, इसी क्राइटेरिया के ऊपर सारे टिकट दिए जाते हैं। नहीं बिल्कुल, और जीतने वाले कैंडिडेट पर ही कोई भी दांव लगाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हारने वाले कैंडिडेट पर दांव लगाएगा। और फिर कई बार हम जब चर्चा इस पर करते हैं तो कुछ पार्टियां अलग अलग पार्टियों पर आपत्ति करती हैं कि उसको क्यों रख लिया, उसको क्यों दे दिया, दूसरे वाले नाराज हो गए, जबकि वो खुद भी वही काम करती हैं। बहरहाल बहुत जल्दी से कपिश भाई आपने सुन लिया, सीधी टिप्पणी थी आप पर एक तरीके से। कौशल कांत का कहना है कि हमारे यहाँ चुनौती हो सकती है, लेकिन चुनौती हमारी ये नहीं है कि हमें परिवार को पहले प्रमुखता देना है, उसके बाद हमें कुछ करना है। तो आपकी चुनौती से उनकी चुनौती अलग मान रहे हैं वो। मैं मेरी किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं है। नहीं, उनके ऊपर मतलब उनकी पार्टी पर, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं आपने की कौशल भाई। मैं ये परिपाटी सिर्फ इनकी पार्टी नहीं बिल्कुल वो पार्टी, उनकी पार्टी पर, वो उस पार्टी को डिफेंड करते हैं, उस पार्टी को प्रेजेंट करते हैं ना। मतलब कपिश जी, अतुल भाई, सबसे पहली बात तो हम डॉक्टर साहब को इस बात की बधाई दे दें कि इनके यहाँ कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहुंच सकता है, कोई भी आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी साहब का क्या हुआ, सुषमा स्वराज साहब का क्या हुआ, राजनाथ सिंह जी का क्या हुआ, और जिनको कोई जानता नहीं था वो उनका क्या हुआ। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ कि ये अभी कह रहे थे कि सबको पता है कि बचपन में वो क्या करते थे। अरे साहब, झूठ की राजनीति खत्म करो, वो क्या करते थे सबको पता है। और एक वास्तव में जो उस बिजनेस से जुड़ा आज आदमी है वो धरातल छोड़ चुका है, यही हकीकत है। और 25 लाख का सूट बदलने वाला वो व्यक्ति नहीं हो सकता है जो आदमी उस जगह से निकला हो। तो ये खाली कहने के लिए अच्छा है, आप अपना प्रोग्राम चलाते रहिए, हो गया। अब काट की हांडी बार बार नहीं चलने वाली। अब मैं दूसरी बात है, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक की बात यह है कि देखिए, समाजवादी पार्टी में एक सीट पर कम से कम मिनिमम 17 से 18 दावेदार हैं, एक सीट। लेकिन मतलब आप यहाँ बीजेपी से भी ज्यादा लंबी लाइन लगी है कपिश जी? इसमें कहीं दो राय नहीं। इनके तो तमाम नेता हमारे यहाँ आ चुके हैं, इनके तो तमाम नेता, और बसपा का तो हाथिये साफ हो गया। आप देख ही रहे कि सारे महावत कूद गए। अब चक्कर ये है कि इनकी गलबैयां देखने के लिए कोई तैयार नहीं, न बसपा और भाजपा की, क्योंकि बहन मायावती जी ने तो स्पष्ट कर ही दिया था कि हम राज्यसभा में या एमएलसी में सपा को हराने के लिए हम भाजपा का साथ देंगे, और उन्होंने दे दिया। और उसके बाद सारे महावत कूद गए। चक्कर यह है कि विचारधारा के साथ कोई खड़ा नहीं, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा के आधार पर चलती है। यहाँ पर जेनेटिक कैरेक्टर ही समाजवाद है। और हमारा जो कार्यकर्ता भरा है, आप अगर उनसे भी बाइट लेते तो वो यही कहता कि भाई देखिए, हमको टिकट मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। 403 सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ही टिकट मिल रहा है। हम लोग तो कार्यकर्ता है, उनको जिताना है। ये हमारे यहाँ का एकदम स्पष्ट नियम है।
दूसरी बात, हमने अगर किसी को पार्टी ज्वाइन कराई है तो इस शर्त के साथ कराई है कि वो व्यक्ति ये ना सोचे कि आज आप पार्टी में आ रहे हैं तो आपको टिकट मिल जाए। तो बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग हो, चाहे सामाजिक परिदृश्य में उस व्यक्ति की अपनी क्या आभा मंडल है, और बहुत सी चीजें जो समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी टिकट देने से पहले देखती है, तो वो हर पार्टी में एक जैसा ही होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कैडर का कार्यकर्ता है, कैडर के नेता है, तो इसलिए हमारे यहाँ कोई असमंजस की स्थिति नहीं है और 403 से सभी लड़ रहे हैं। कपिल जी, असमंजस की स्थिति ना होती तो मुलाकात अभी अभी जैन से खत्म हुई है। आप कह रहे हैं हर कार्यकर्ता अखिलेश के चेहरे पर कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो वहां जैन कहेंगे मैं भी चेहरा हूं भाई। बहरहाल आपकी बातों में से दो बातें मैंने जरूर निकाली। पहला कि बुआ और बबुआ जब मिले थे तो ये नहीं पता था बुआ को कि बबुआ फिर उसके बाद पूरी हाथी साफ कर देंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि अब तो महावत भी कूद पड़े हैं। और दूसरा आपने कहा कि आडवाणी जी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी का क्या हुआ, तो कौशल भाई मुस्कुरा रहे हैं। कौशल भाई का कहना है कि आपके यहाँ चाचा का क्या हुआ, आपके यहाँ आपकी पार्टी में चाचा का क्या हुआ, बेचारे फिर वापस लौटे हैं गठबंधन करके। कौशल जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं अभिमन्यु त्यागी और अजय शर्मा के पास जाऊंगा। देखिए ये मतलब कपिल जी, आप देखिए इसको मतलब नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और बहुत अच्छे से रख रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से देखें, एक परिवार के कम से कम 15 लोग, एक ही परिवार के 15 लोग सब पदों पे हैं, बाकी कोई कार्यकर्ता या नीचे का कोई भी आदमी नहीं पद पे। ये सच्चाई प्रदेश की जनता को पता है। और जो समाजवाद की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी केवल 4 P पे डिपेंडेंट है। पहला परिवारवाद, दूसरा पूंजीवाद जिसकी इत्र की खुशबू पूरे प्रदेश में फैल रही है, तीसरा पलायनवाद और चौथा पक्षपातवाद। इन 4 P के ऊपर समाजवादी पार्टी टिकी हुई है और समाजवाद नहीं रहे। आप सच्चाई की इंजेक्शन लगाते प्रवक्ता बनने के बाद आप झूठ की इंजेक्शन लगाने। अरे कपिल जी आप बताओ ना, आप मेरे को बताओ जितने लोग इस समय से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, कपिल जी हम आप बहुत बार मिलते हैं और हम अक्सर बात करते हैं। मुझे ये बताइए कपिल जी सिर्फ ये बता दीजिए, इस समय सपा के लोग अगर 10 लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो कितने एक परिवार के बाहर के? चलिए भाई, परिवारवाद तो होता रहता है और ये चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच में चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर मंथन भी हो रहा है। अब दोनों लोग शांत हो जाइए जरा। कपिल जी आप भी शांत हो जाइए, कौशल भाई आप भी। अब मन्यु त्यागी, सपा के पास 17 18 दावेदार हैं, एक सीट पर कपीश भाई कह रहे हैं। कौशल कांत साहब कह रहे हैं कि उनके पास भी हर सीट पर कुछ इसी तरीके की स्थिति है, कम ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस की स्थिति क्या है, वो किस तरीके से मंथन कर रही है, या वहां पर मंथन इस बात पर चल रहा है कि टिकट किसको दिया जाए? कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसा है क्या? 40% रिजर्वेशन। सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। दरअसल मैं कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग टीम से भी जुड़ा हूं, मास्टर ट्रेनर। अच्छा, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो 100 सीटें रही, जहां कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे रही या सबसे मजबूत नेक टू नेक फाइट में रही, वहां हम लोगों ने शुरुआत में प्रशिक्षण दिया था। तो वो 100 सीटें जो थी, उन 100 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की पूर्ण तौर पे तैयारी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 200 सीटें की, जिसकी शायद जल्दी सूची आने वाली होगी। और उन 2 सीटों पे यह था कि जहां त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस पार्टी रही। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी किस तरह से लड़ पाएगी। देखिए 403 विधानसभा जो सीटें हैं, उस पर नई लीडरशिप भी बनानी है। लगातार कांग्रेस पार्टी गठबंधन करती आ रही थी। अब जब से दीदी प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी संभाली उत्तर प्रदेश संगठन की, उससे पहले तक निसंदेह कांग्रेस पार्टी कमजोर रही। उसके बाद वो आई, उन्होंने अलग अलग प्रयोग करे, प्रयोग सफल हुए। एक जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, उससे भी हलचल मातृशक्ति में, लड़कियों में, बेटियों में आई है। इसके अलावा जो नई लीडरशिप के लिए नौजवानों में एक उम्मीद भी जगी है कि हम लीडर बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं तो चुनाव लड़ने का एक सपना ही पूरे जीवन एक पीढ़ी को पूरा रह गया। कभी सपा से, कभी बसपा से, कभी आरएलडी से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया, तो निसंदेह हम लोगों का वोट परसेंट भी बढ़ेगा। इसके अलावा आज अगर चर्चा चुनाव के दल के तौर पे हो रही है, तो गंभीरता से कांग्रेस पार्टी को लिया जाने लगा है। बीएसपी, सपा और भाजपा की हमेशा चर्चा रहती आई, लेकिन आज उनके बीच में कांग्रेस पार्टी की चर्चा खूब
जोरदार तरह से हो रही है। यहाँ तक कि कई मर्तबा ऐसा भी हुआ है, भाजपा सत्ता में बेशक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक्टिविटी से और रणनीति से सबसे ज्यादा चर्चा प्राप्त की है पॉजिटिवली। तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। नहीं, अभिमन्यु भाई इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस चर्चा में नहीं रहती है, लेकिन चर्चा की वजहें अलग अलग होती है। जैसा आपने कहा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग दिया है, तो ट्रेनिंग किस बात की? टिकट कैसे मिलना है इसकी ट्रेनिंग आप लोगों ने दी है, या कैडर मजबूत करने की ट्रेनिंग? कैडर मजबूत करने की। अच्छा, दरअसल क्या है कि बंटवारे पर मेरा सवाल था मन्नू भाई, ये बिल्कुल आपकी जेन्युइन बात है कि आप लोगों ने अपने आप को मजबूत किया, सक्रिय किया। प्रियंका के आने से नो डाउट कोई ना कोई उसका एक पॉजिटिव परिणाम निकल रहा होगा, निकलेगा भी। लेकिन टिकट को लेकर मैंने जो सवाल पूछा था, वहां पर वो सवाल अभी भी है। उनके पास दावेदारों की फहरिस्त लंबी, और आपके पास क्या ऐसी स्थिति है कि हाँ कैंडिडेट हर सीट के लिए पहले से मौजूद है, वहां आपको उनको चुनने में दिक्कत आ रही है? देखिए, ये सब काम आला कमान का है। प्रियंका गांधी जी के अलावा भी संगठन है, एक टीम अलग से उनकी चल रही है साथ में, जो लगातार एक्टिविटी भी देख रही है। अब काफी सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड भी कर दिया गया है। जैसे कि मेरठ में अभिमन्यु त्यागी नाम का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये सब भी आज कांग्रेस पार्टी को पता लगने लगा है। पहले चूंकि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, पहले इन सब चीजों की जानकारी नहीं रही है। लेकिन आज अगर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आज ही रात को लिस्ट जारी हो जाएगी और जिलाध्यक्ष नाराज हो जाए, प्रदेश सचिव संगठन प्रभारी नाराज हो जाए कैंडिडेट से, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के पास पूरा डाटाबेस है कि कौन कौन कार्यकर्ता वहां पर तैनात है, कौन कौन कार्यकर्ता किस ब्लॉक में, किस गांव में, न्याय पंचायत पर, ग्राम पंचायत पर कांग्रेस पार्टी। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब जरा मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास जा रहा हूं। अजय जी, सवाल इस बात का, आ रहा हूं कौशल भाई, आऊंगा आपके पास। अजय जी, सवाल इस बात का है कि आपने सबको सुना, राजनीतिक विश्लेषक को भी सुना और पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुना। सही स्थिति क्या दिख रही है एक पत्रकार के तौर पर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हर बार जब भी चुनाव होता है तो इधर से उधर जाना, इधर से उधर पहुंचना, नाराज होना, ये चलता है। लेकिन जो बात प्रदेश जी कह रहे थे कि हमने जिसको ज्वाइन कराया सबको ये कह के नहीं कराया कि टिकट देंगे ही। अब अगर कोई मौजूदा विधायक वहां पर आ रहा है तो इस उम्मीद में ही आ रहा होगा, ये तो स्वाभाविक है। या इसको हम माने कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसका जुड़ाव था समाजवाद से इसलिए हो गया। और बीजेपी की स्थिति और कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जितने भी प्रवक्ता है सभी ने सिर्फ अपनी अपनी पार्टी लाइन से हटकर कोई भी बात नहीं कही है, और जिसे हम कहें रूटीन बातें उन्होंने कही। जबकि जो मुद्दा है कि जो भावी प्रत्याशी हैं या जो एक जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसको ये सभी पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से भुनाती हैं, कैच करती है, सबसे बड़ी बात यह है। अगर हम एक तो वो लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और जब वो टिकट की दावेदारी करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ठीक है, आप अपनी ताकत दिखाइए, और ताकत दिखाने के लिए आपको संख्या बल दिखाना पड़ेगा। जब इस तरह के प्रत्याशी अपनी संख्या बल दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, तो पार्टी के लिए जो रैली होती है, जनसभाएं होती हैं, उसमें भीड़ जुटने का काम होता है, और वहां भीड़ जुटती है, वहां से एक माहौल बनता है। एक तो ये है जी, इसमें ये फायदा होता है, सबसे बड़ा फायदा है। अभी मैं किसी भी पार्टी बता रहा हूँ, इसी फार्मूले पे काम करती है। जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी ही ज्यादा पार्टी को अपनी सोशल इंजीनियरिंग के लिए या पॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए या लोगों के बीच में हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए एक हेल्प मिलती है, उसको सहायता मिलती है, और उसको वो कामयाबी होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि हम हार जीते, लेकिन हमारी पॉलिटिकल ब्रांडिंग हो जाएगी, और जो भी व्यक्ति जिसको भी टिकट मिलेगा, यदि वो जीत जाता है तो उसके बाद जो स्टेट की वर्किंग कमेटी बनती है या जिले की वर्किंग कमेटी बनती है, उसमें हमें स्थान मिलेगा, और वहां उसके बाद हम जिले की या उस लेवल की राजनीति कर पाएंगे, जिससे कि हमें उस विधायक से या उससे बड़े जो भी मंत्रालय उनको मिलेगा, उनसे हमें कुछ फायदा मिलेगा। पार्टी कुछ ना कुछ रिवार्ड तो जरूर देगी जब आपने इतना कुछ टाइम दिया है, पैसा खर्च किया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये इसका इसमें फायदा होता है। और कभी कभी कुछ लोगों को जो है पार्टी एमएलसी का भी एमएलसी बना देती है। ये जो चीजें हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है किसी सिटिंग विधायक को लेकर या जो भी वहां पे उम्मीदवार है, जो भी विधायक है, एमपी है, हम सभी का जिक्र कर रहे हैं, उसके प्रति यदि कोई नाराजगी है, किसी तरह का रोष है, तो उसको भी थोड़ा सा कम करने का मौका मिलता है। उसको वो कम कर सकता है, एक डैमेज कंट्रोल हो सकता है।
अब किसी भी सीट से कोई भी व्यक्ति नाराजगी है, ठीक है, प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा कर दिया वहां से और उसने जो है अपने चुनाव प्रचार शुरू किया भावी प्रत्याशी के रूप में, और तब तक पार्टी को पूरा मौका मिल जाता है कि कौन से प्रत्याशी को हम यहाँ पे ला सकते हैं। तीसरा एक और रीजन है इसके अंदर, यदि किसी पार्टी के पास में कोई सॉलिड कैंडिडेट नहीं है, तब वो भावी प्रत्याशी के रूप में लोगों को उतार कर जो वहां पर हवा बनाता है कि हमारे पास जो प्रत्याशी है, यदि आपको इससे चुनाव लड़ना है तो आपको अपनी दावेदारी रखनी चाहिए। ये जो है एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में आता है और ये इसमें बहुत सारी पार्टियां इसी तरीके से काम करती हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा है उसको क्या फायदा है, और पार्टी को तो फायदा बिल्कुल, और बिना फायदे के ना तो पार्टी से वो जुड़ता है और ना ही पार्टी उसको जोड़ेगी अगर पार्टी का उसमें कोई फायदा ना हो। ये एक राजनीति है। हाँ अजय जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात जल्दी से पूरी करिए, फिर मैं कौशल जी के पास जाऊं। इसमें एक बात और है, मान लेते हैं मैं किसी पे पार्टी भी नहीं करता, मान लेते हैं कोई भी XYZ पार्टी है और वहां से उस सीट पर 3 या 4 उम्मीदवार हैं या 2 अपना दमखम दिखा रहे हैं, दोनों ही भावी प्रत्याशी हैं। यदि उसको उस पार्टी से टिकट मिल जाता है और एक को नहीं मिलता है, तो दूसरा जो दावेदार है वो तुरंत दूसरी पार्टी की तरफ जा सकता है कि आप मुझे टिकट दे दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा आपसे। तो पार्टी की ये भी एक निगाह होती है कि इस पे किसके पास कितना जन समर्थन है, किसके पास कितना पैसा है, पूंजी है। बिल्कुल, बैकअप बहुत जरूरी है। उस बैकअप में पूंजी भी है, उसमें संगठन भी है, कार्यकर्ता भी है, साथ भी है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। बहुत जल्दी से कौशल जी कुछ कह रहे थे आप, उसके बाद मैं जाऊंगा फिर से एक बार दिलीप यशवर्धन के पास कि आप लोगों के जो दावे हैं या जो आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की रणनीति है, उस पर अब मेरा सवाल होगा, लेकिन कुछ कह रहे थे उसके पहले आप। वो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे मैं उनकी बात से बोल रहा हूं, जो उनकी पार्टी ने एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, वो लड़ किससे सकते हैं? गुंडों से लड़ सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि इसके पहले तो ये नारा उन्होंने दिया नहीं था। और दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या प्रियंका गांधी जी खुद चुनाव लड़ रही हो यूपी से या नहीं लड़ रही है, कि केवल लड़ाने का काम, मुर्गे लड़ाने का काम कर रही है? और ये महिला की बात करते हैं, आप इनका राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए और छत्तीसगढ़ देख लीजिए, यहाँ पे महिला का पार्टिसिपेशन 15% से कम है। किसी भी जगह देख लीजिए। जहां पे उत्तर प्रदेश में इनकी एक भी सीट नहीं है, इनके अपने राजकुमार हार करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके केरला चले गए, वहां पे वो लड़कियों को 40% सीटें देने का वादा कर रही है, जो सरासर झूठा वादा है। उसके लिए उन्हें प्रूव करना चाहिए जहां पे इनकी सरकार चल रही है। अभिमन्यु भाई जवाब देंगे। अभिमन्यु त्यागी कर्नाटका विधानसभा में इनके विधायक ने जिस तरीके से घटिया टिप्पणी की, उसके बाद पंजाब में कुछ दिन पहले जो रैली हुई थी उसमें महिलाओं के साथ जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, और इसी तरह की बार बार मैराथन दौड़ में जिस तरीके से लड़कियों के साथ हुआ, इससे पता चलता है ये लड़कियों को केवल एक मोहरा बनाने के पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज ये करने के पहले पंजाब में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में 40% करते महिलाओं का। अभिमन्यु त्यागी जल्दी से एक छोटा सा काउंटर जवाब, उसके बाद मैं दिलीप यशवर्धन के पास जाऊं। देखिए, चुनाव का जो होता है मैनिफेस्टो होता है। मेरे भाजपा के जो साथी प्रवक्ता बैठ के बोल रहे हैं, तो ये बात इन्हें भी पता है कि चुनाव का मैनिफेस्टो होता है। ये मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए है। अच्छा होगा कि ये अच्छा हुआ जो इन्होंने ये बातें कही। कल को ये आगामी यहाँ सफलता मिलेगी तो निसंदेह पंजाब में भी होगा, हरियाणा, राजस्थान, वो पूरे देश भर में लड़कियों को लड़ने का अधिकार है और साथ में उनको टिकट भी मिलना चाहिए। मतलब पहले उत्तर प्रदेश से आप शुरुआत कराएंगे, फिर पंजाब पर लागू करेंगे। अगर सफल हुआ तो ठीक है मैं आ रहा हूं। अजय शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय शर्मा बहुत जल्दी से जवाब, फिर मैं यशवर्धन के पास जाऊं। ठीक है अभिमन्यु भाई, बिल्कुल सही है, आपका मैनिफेस्टो है, अभी उत्तर प्रदेश के लिए आपने उसको वहीं पर सबक कर दिया। अजय शर्मा प्रदेश की महिलाओं के साथ प्रयोग किया जा रहा है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, प्रदेश की महिलाओं के हमेशा महिलाओं के लिए की टिप्पणियां हैं। ठीक है अभिमन्यु भाई और डॉक्टर कौशल दोनों आप शांत हो जाएं। अजय शर्मा कुछ कह रहे हैं बहुत जल्दी से। अजय शर्मा, अभी पिछले दिनों, हाल के दिनों में ही मुस्लिम महिलाओं को लेकर इन लोगों ने एक ऐप बनाई। वो किस विचारधारा से थे, आज किस तरफ को लेके जा रहे हैं? आप महिलाओं पे प्रयोग कर रहे हैं। अभिमन्यु भाई और कौशल जी अब आप दोनों शांत हो जाए। नहीं ठीक है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो अगर आपको सफलता मिलेगी आप उसको लागू करेंगे। आप अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। ठीक है, अब दोनों शांत हो जाइए। अभिमन्यु भाई आप शांत हो जाइए। अभिमन्यु त्यागी प्लीज सर प्लीज। अजय शर्मा कुछ कह रहे हैं बहुत जल्दी से कहिए।
देखिए, इसके अंदर जो चोट लगी है ना, वो बीजेपी को लगी है। ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर जो महिला पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर महत्वाकांक्षा जागी है कि उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए, वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, जिसको लेकर साहिबाबाद से एक भावी प्रत्याशी के रूप में सपना बंसल अपना चुनाव प्रचार कर रही है। उनका भी दर्द है कि उन्हें भी टिकट मिलना चाहिए, जब सुनील शर्मा यहाँ से सिटिंग विधायक है। तो ये जो चोट है, और इसी को लेकर एक तथाकथित महाराज हैं जो कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं महिलाओं को लेकर, महिला पॉलिटिशियंस को लेकर। तो इसलिए समझ में आता है कि ये जो है एक बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ बीजेपी के ही पॉलिटिशियंस का मानना है कि कांग्रेस इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। वही छटपटाहट बीजेपी के प्रवक्ता के चेहरे पे दिखाई दे रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए। नहीं, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो छटपटा रहे हैं, वो तो मुस्कुरा रहे हैं। कपिश भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या होता है? इसका जवाब अजय जी मैं लूंगा, इसका जवाब देंगे डॉक्टर कौशल आपको, लेकिन उसके पहले आऊंगा कौशल भाई आपके पास आऊंगा। एक छोटा सा कमेंट ले लूं यशवर्धन जी से और कपिश भाई से, वो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्दी से यशवर्धन साहब, आपने सबके दावे सुन लिए। बसपा का तो कोई कैंडिडेट यहाँ पर प्रवक्ता के तौर पर होता नहीं है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है? एक तरफ किसी पार्टी के लिए यह चुनौती है कि किसको दे टिकट, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनका एक समय दमखम देखा था हमने कि कतार लगी रहती थी वहां पर टिकट पाने के लिए। अंदर वाली बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो फिर कितने में बिकती थी या क्या होता था, लेकिन आज उन लोगों की स्थिति क्या है? आयुष भाई, अगर मैं सत्यता की बात करूं तो चुनौती इन राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं है, चुनौती वास्तव में जनता के लिए जी, कि जनता का भला कैसे होगा। ये जो वादे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ करके कसीदे पढ़े, चाहे बसपा के आकर के दावे ठोके, जनता की स्थिति में बदलाव नहीं आता है। जब से इस देश में पब्लिक चुनाव शुरू हुए हैं, तब से जनता की यथास्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। और आप उठा करके पुरानी डिबेट्स उठा करके देख लीजिए, मुद्दे कमोवेश वही हैं, वही महिला, वही बेरोजगारी, वही मेडिकल की समस्या, वही बिजनेस की समस्याएं, सारी चीजें वही हैं। तो असलियत में चुनौती जो है वो जनता के सामने है। राजनीतिक पार्टियों की जो चुनौती होती है वो मौके के हिसाब से बदल जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी के दरबार में लोगों की भीड़ लगी पड़ी है कि हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। हर आदमी हर फॉर्मेलिटी करने के लिए तैयार है, चाहे झोला लेके खड़ा होना हो, चाहे दंडवत करना हो, चाहे यहाँ से लेके दिल्ली तक एक करना हो, आदमी कर रहा है। समाजवादी पार्टी में भी यही स्थिति है। जिसकी दाल भाजपा में नहीं गल रही है, वो समाजवादी पार्टी में जाने की बात कर रहा है। जो समाजवादी पार्टी में रसूख नहीं पा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में भाग रहा है। कांग्रेस एक नया दावा लेकर के, और अजय शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो 40% का रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा खतरा जरूर बन गई है, क्योंकि जो महिला कार्यकर्ता हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं वाकई में बढ़ गई हैं। और ये दोनों पार्टी में, समाजवादी पार्टी में भी यही बात हो गई है कि महिलाओं को लेकर के दोनों पार्टियां बात तो करती है, लेकिन जो करके दिखाया वो कांग्रेस ने कर दिखाया। हालांकि ये चुनावी जुमला है, ये सिर्फ चुनावी वादा है, ये धरातल पे चुनाव के बाद नहीं उतरेगा, क्योंकि कांग्रेस की वास्तव में उत्तर प्रदेश में कोई जमीन बची नहीं है और ना जमीन पा पाएंगे, क्योंकि ये जो चुनावी चीजें, इससे पब्लिक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती नहीं है। और स्पेशली जो पढ़ी लिखी लेकिन महिलाओं की महत्वाकांक्षा बढ़ाकर उनको लड़ने के लिए मजबूत कर दिया है, तो बीजेपी सपा के लिए इन्होंने मुश्किल खड़ी कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि इनके फॉर्मूले से इनका भला होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। यस, बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं, और वहां ये कंट्रोवर्सी जरूर पैदा हो जाएगी। और उसको कंपनसेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को दोनों के लिए ही मुश्किल होगी, दोनों के लिए मुश्किल होगी। कपिल श्रीवास्तव जी, लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें हुई, उसमें सवाल इस बात का है कि चुनौतियां होती हैं और हर पार्टी के लिए होता है। बहुत सारे इनके सिटिंग जो लोग थे वो आपके साथ जुड़ गए हैं, बसपा से, कांग्रेस से लोग आए हैं, कुछ आपके छोड़कर आपके पास से गए हैं और जा सकते हैं। आपने मंथन भी कर लिया 20, 25, 30 सीटों पर। अब जयंत के साथ भी बातचीत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उस पर शायद सहमति बन जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो ये होती है कि अगर आपके कुछ मजबूत नेता वो आपसे छिटक जाएं और कुछ नेता आप दूसरी पार्टियों से ले आए, तो आपको लगता है कि आपकी रणनीति बीजेपी को हराने के लिए इतनी ज्यादा मजबूत रहेगी? वो सिरपुटौल आपस की होती है, उससे किसी पार्टी के अलग लेना देना नहीं होता है, वो आपस की सिरदर्दी होती है। नहीं, देखिए, कयास तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, लेकिन हमको और हम लोग, हमारी पार्टी को अपने मजबूत नेताओं पे पूरा भरोसा है। क्योंकि
जो व्यक्ति खांटी का समाजवादी है, हमारे विचारधारा से जुड़ा हुआ है जी, उसको ये व्यक्ति कोई स्वार्थ उसको छू नहीं सकता, क्योंकि वहां पर यह देखा जाता है कि पार्टी ने जो निर्णय किसी व्यक्ति के लिए लिया है वो हमारे लिए बड़ा है और वही होना चाहिए। और जहां तक किसी के स्वार्थ की बात है, अगर किसी के स्वार्थ जो है वो झूले झूलने लगे तो ठीक है, वो जहां पर पेंग मार सकते मारे, उसके लिए समाजवादी पार्टी उसको रोक के थोड़ी रखती। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बात जानती है, हम एक कैडर, एक विचारधारा की पार्टी है जी। हमारा जो कार्यकर्ता है वो इस तरीके से धरातल से जुड़ा हुआ है कि वो साइकिल पर ही अपना सारा काम कर लेता, अपने घर से रोटी गुड़ लेकर आता है, खा लेता है। हमारे यहाँ पैसे वाले लोग तो है नहीं, हम लोग गरीब गुरबा की पार्टी है। ये ईमानदारी वाली बात कह रहे हैं आप। ये तो कपीश भाई, अब ऐसा तो मैंने कोई कार्यकर्ता नहीं देखा जो साइकिल पर गुड़ रोटी लेकर आ रहा है और खा रहा है। अरे कपिल जी, ये तो वहीं पे क्यों हो गए आप? अरे नहीं मान रहे आप राजनीति। देखिए, ये मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं, क्योंकि पिछली बार मुझे वो बात याद है, फिर अपनी बात आप पूरी कर लीजिएगा, कि अमित शाह ने इस बात को बार बार हर मंच से कहा था कि हीरो पुक वाले फॉर्च्यूनर में चलने लगे 5 साल में, और आप कह रहे हैं हमारे यहाँ साइकिल पे कार्यकर्ता चलता है और गुड़ रोटी खा लेता है। किसी पार्टी में वैसे लोग नहीं रह गए होंगे तो बहुत कम होंगे। अतुल भाई अरे क्या कहा जाता है कि सूपा तो सूपा और कलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। तो अमित शाह जी तो ये बताते ही नहीं कि उनके पुत्र का 16,000 गुना कैसे कंपनी की कमाई हो गई, दूसरे की फॉर्च्यूनर, और विशेष करके उनको जो है किसानों की फॉर्च्यूनर से बड़ा दुख होता है। तो धन्य है अमित शाह जी, धन्य है मोदी जी, जो आज भी हमारे किसानों में पसलियां ढूंढते हैं, उनके पसीने की बदबू सूंघना चाहते हैं, लेकिन अपने 25 लाख का सूट पहनते हैं और दूसरों को आईना दिखाते हैं। तो ये गजब की पार्टी है, पूंजीवादी पार्टी, जो कहने के लिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड इस तरीके से जारी कराती है कि भ्रष्टाचार दूर होगा, और भ्रष्टाचार की जननी बन जाती है। 76,100 करोड़ रुपए अकेले चंदा लेके बैठ गई, और आप देखिए बताने को तैयार नहीं है किस कंपनी का इसमें जो है कितना सफेद पैसा है, कितना काला पैसा है, नाम तक बताने के लिए तैयार नहीं। और 20,000 से अगर कम का आप चंदा देंगे तो आपका नाम लिखा जाएगा, पिता का नाम और पता लिखा जाएगा, और बाकी 20,000 से ऊपर का आपने अगर एक इलेक्टोरियल बॉन्ड खरीद लिया तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये काला पैसा है कि गोरा पैसा है। तो इन्होंने सब गोरा कर दिया। इसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। डॉक्टर कौशल, जवाब देंगे आप? मैं जवाब दूंगा। मुझे हंसी आ रही थी जब इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का कार्यकर्ता साइकिल पे चलता है और गरीब है। अभी एक कार्यकर्ता के यहाँ से जितना इत्र निकला कि पूरा देश महक रहा है। और उसी को मैंने कहा था, अरे सर कपिल जी, ये गलत बात है। कपिल जी देखिए, आप इस तरह से जब मैं आप बोल रहे थे, हम तो कह रहे हैं उनको फांसी चढ़ा था, आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, आपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम टर्नओवर दिखाएंगे, 25 करोड़ का सस्ती लगा के उनको छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे भैया, नहीं छोड़ देंगे। अरे भाई, इत्र का जिक्र मत करिए, खुशबू तुरंत फैल जाती है। अच्छा चलिए कपिल जी, सुन लीजिए, आप इतना नाराज क्यों? अरे नाराज क्यों हो रहे भाई? अरे नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे इतना अरे भाई, अरे कुछ कपिल जी देखिए, जो भी विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, उसका अगर एक एक कार्यकर्ता 100 रुपए भी देगा ना, तो उसमें इतने पैसे हो जाएंगे कि पूरा चुनाव आराम से लड़ा जा सकता है। और वही हो रहा है, हर कार्यकर्ता पैसा डोनेट कर रहा है, और जो हो रहा है कानून सम्मत हो रहा है। ये तो रही बात यहाँ की। अब बात आती है, इसके पहले वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता, कोई पत्रकार महोदय जी शायद बोल रहे थे, हाँ, अजय जी बोल रहे थे कि कोई काम नहीं करता। मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है देश में, तब से राजनीतिक बात नहीं है, बात यह है कि समाज सुधार कितना हो रहा, सोच में बदलाव आया। स्वच्छता अभियान, उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें बदलाव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके थ्रू क्या किया गया? डीबीटी और आयुष्मान में महिला को परिवार का मुखिया बनाया गया। स्टार्टअप लोन जो दिया जा रहा है, उसमें महिलाओं को
भागीदारी, महिलाओं को लोन में प्राथमिकता दी जा रही है। SC ST और महिलाओं को हर बैंक से लोन देना, परसेंट फिक्स कर दिया गया, देना मैंडेटरी है। मुद्रा योजना लोन में 50% से ज्यादा लोन महिलाओं को दिया जा रहा कुटीर उद्योग में। तो महिलाओं के लिए जो एक्चुअली धरातल पे काम करने की बात हुई, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, घरों को बिजली की बात कीजिए, तो ये कोई राजनीतिक चीज नहीं है। सबका भत्ता बढ़ चुका है, कौन सी चीज आप गिना रहे हैं? सबका पैसे नहीं है, कार्रवाई कर नहीं पाए, एमपी मंत्री आप कार्रवाई कर नहीं पाए, तो 11 लाख करोड़ से लगा रहे हो, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अरे भाई कुछ तो कर दीजिए, कुछ हया शर्म होनी चाहिए कि नहीं? 23 लाख कुछ हया शर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा 6 लाख करोड़ अपने कलेजे से लगाए रहे और कलेजे से लगा करके आपने बिजली का पूरा पंजाब साफ करा दिया कि नहीं करा दिया? आप बताइए, स्वामी चिन्मयानंद से देश का प्रदेश कराने वाले को आपने बाहर कर दिया, जहां तक रही जेल से अंदर है और आपको शर्म नहीं है। MJ अब्बास साहब ने 35 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया था, आप उनके खिलाफ नहीं दर्ज कर पाए। आप कैसे साइकिल पे कि आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? यहाँ पे साइकिल कार्यकर्ता चलने वाला मुझे याद है, यही महिला सशक्तिकरण है, जिस यौन विचार करना महिलाओं का सशक्तिकरण है। BPL कार्ड होल्डर थे 2002 में। ठीक है। देखिए, सब महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टो में ला रहे हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं आप ला चुके हैं धरातल पर। लेकिन समस्या ये है कि वाकई उनको कितना हक मिला। बहरहाल अभिमन्यु त्यागी, आपसे मेरा सवाल पहले सुन लीजिए, फिर बोलिए सर। अभिमन्यु भाई, समय मेरे पास नहीं है। अभिमन्यु त्यागी, पहले सवाल तो सुन लीजिए, फिर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना, बोले जा रहे हैं। बात हो रही है सबके सब। कौशल भाई, एक मिनट शांत हो जाइए सर, मेरे पास सब समय नहीं है, माफी चाहूंगा। अभिमन्यु त्यागी, मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? अभिमन्यु भाई, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप जो बोल रहे हैं वो अनम्यूट करके बोलेंगे तो सुनाई देगा। और पहले सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल बहुत शार्प है, बहुत कम समय में अपनी बात खत्म कर दीजिएगा। आपने कहा कि आप लोगों ने कैडर मजबूत किया है, वो ऑलरेडी पहले से मजबूत हैं। विपक्ष में सपा और जो सत्ता में बैठे हैं वो बीजेपी। आपकी मजबूती और ज्यादा दिखेगी तब बात बनेगी, ये आपके लिए चुनौती है। अरे अभिमन्यु जी, कम से कम अभिमन्यु जी थोड़ा एनसीआरबी के डेटा को ध्यान से देख लेते हैं। आपने डेटा को ध्यान से देख आए, तो ये समझ लीजिए कि 2016 की तुलना में 38% की कमी आई है, 66% लूट में कमी आई है, 34% हत्या में कमी आई है, 28% गलबा में कमी आई है। देखिए, अब मैं तीनों को रोक रहा हूं। आप लोग वही पुरानी रूटीन बातें गिना रहे हैं। ये सारी बातें आप जनता के बीच में जाएंगे तो बताएंगे। यहाँ पर टिकट की सिर्फ फुटअव्वल पर हम चर्चा कर रहे थे, और वो चुनौती जरूर है, जैसा अजय जी कह रहे थे, जैसा दिलीप यशवर्धन कह रहे थे। और स्वाभाविक होता है कि जब जो सत्ता में बैठा रहा होता है उसके लिए चुनौती वो ज्यादा बढ़ती है। विपक्ष में जो प्रमुख रहता है उसकी भी भूमिका उस तरीके से ही दिखाई देती है, लेकिन वो आप लोगों के बीच का मामला है। अब वहां दावेदारी कौन कर रहा है, कितने कर रहे हैं, किसकी सीट पर कर रहे हैं, उसको मैनेज करना भी आप लोगों को जरूरी है। बहुत शुक्रिया कपिश भाई आपका, अभिमन्यु आपका, कौशल भाई आपका, यशवर्धन जी आपका और अजय जी आपका। तो टिकट की मारामारी और उसमें सेंधमारी करने में सभी लोग लगे हुए हैं, और हर पार्टी में यह होता है। बदलाव भी होता है, नाराजगी भी होती है, उसको दूर करने की कवायद भी हम देखते हैं। और जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो कमोबेश इसमें सफलता भी मिलती है, लेकिन उसके पहले की जो चुनौती है वो चुनौती बनी रहती है। नमस्कार।